नमस्कार। हम पढ़ रहे थे यूनान की सभ्यता। और यूनान की सभ्यता में अपनी चल रहा था एथेंस। कुछ प्रारंभिक बातें हम कर चुके थे और इसके बाद अपना है एथेंस का ईरान या फारस या जिसे पर्सिया भी कहा जाता है, इस पर्सिया के साथ संघर्ष। इस समय अगर हम बात करें ईरान की, ईरान को ही पर्सिया कहा जाता है और इसी को कहा जाता है फारस। और इस समय यहाँ का शासक था डेरियस फर्स्ट और इसी को कहा जाता है दारा फर्स्ट। दारा फर्स्ट एक साम्राज्यवादी शासक था और जब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति विकसित होती है तो जाहिर सी बात है अपने आसपास के जो पड़ोसी क्षेत्र हैं इन पर अधिकार कर लिया जाता है। यूनान की बात करें तो इसके कुछ उपनिवेश भी थे, जैसे बात करें एशिया माइनर की, यहाँ पर यूनान का उपनिवेश स्थापित था। इसके अलावा एक क्षेत्र था आयोनियन, यहाँ भी यूनान का उपनिवेश स्थापित था। दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत इस आयोनियन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया तो एक तरह से यहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यूनान और फारस में संघर्ष की स्थिति। अब संघर्ष की स्थिति को देखते हुए जो यूनान का था एथेंस राज्य, इस एथेंस राज्य ने अपनी जो सामुद्रिक शक्ति है इस सामुद्रिक शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। सामुद्रिक शक्ति का विस्तार। और अगर एक व्यक्ति की बात करें, सामुद्रिक शक्ति का विस्तार करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था थेमिस्टोक्लीज, जो कि एथेंस का था। और थेमिस्टोक्लोज को ही एथेंस के जहाजी बेड़े का जनक कहा जाता है या इस सामुद्रिक शक्ति का जनक कहा जाता है थेमिस्टोक्लीज को। दारा फर्स्ट ने आयोनियन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इससे दोनों के मध्य एक संघर्ष की स्थिति बनती है और इसी संघर्ष की स्थिति में एथेंस का सामुद्रिक विस्तार किया जाता है थेमिस्टोक्लीज के द्वारा। और इसीलिए थेमिस्टोक्लीज को जो एथेंस की सामुद्रिक शक्ति है या जो जहाजी बेड़ा है इसका जनक भी कहा जाता है। कुछ समय बाद दारा फर्स्ट के द्वारा एथेंस में अपना एक राजदूत भेजा जाता है और ये जो राजदूत जब एथेंस में पहुंचा तो एथेंस वासियों ने इस राजदूत की हत्या कर दी। संघर्ष की स्थिति बनती है दारा फर्स्ट की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण। और क्योंकि दारा फर्स्ट ने आयोनियन क्षेत्र जो कि यूनान का एक उपनिवेश था इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यहाँ अधिकार करने के बाद एथेंस के जो राजा थे या जो कुलीन वर्ग थे, आर्कन थे, उन्होंने यहाँ सामुद्रिक शक्ति का विस्तार किया और थेमिस्टोक्लीज ने इसमें अपना विशेष योगदान दिया था। इसीलिए थेमिस्टोक्लीज को एथेंस की सामुद्रिक शक्ति का जनक कहा जाता है। दारा फर्स्ट ने अपना राजदूत जब एथेंस में भेजा तो एथेंस में इस राजदूत की हत्या कर दी जाती है और यहीं से दोनों के मध्य संघर्ष होता है और यही संघर्ष कहलाता है मैराथन का युद्ध। ईरान के राजदूत की जो हत्या हुई, इसी हत्या के कारण एथेंस और ईरान में या यूनान और फारस में जो संघर्ष होता है इसे कहा जाता है मैराथन का युद्ध। और ये मैराथन का युद्ध होता है 490 ईसा पूर्व में। और इस मैराथन युद्ध के बाद दोनों के मध्य संघर्ष की शुरुआत होती है और ये संघर्ष अनेक युद्धों में परिवर्तित हो जाता है। एक राजदूत की हत्या के कारण जो संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष ने एक बड़ा रूप ले लिया और इसके बाद बहुत सारे युद्ध होते हैं ईरान और फारस
फारस और यूनान के मध्य। तो ये था मैराथन युद्ध का कारण। अब मैराथन युद्ध की बात करें, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बात करेंगे मैराथन का युद्ध। और ये मैराथन का युद्ध होता है 490 ईसा पूर्व में। युद्ध दो पक्षों में होता है। एक साइड फारस या ईरान, और यहाँ का शासक था दारा फर्स्ट, या इसी का दूसरा नाम है डेरियस फर्स्ट। दूसरी ओर यूनान का एथेंस राज्य है। ये जो मैराथन युद्ध होता है, इस मैराथन युद्ध से पहले यूनान का एक व्यक्ति था जिसने इस युद्ध की सूचना देने के लिए एक विशेष दौड़ लगाई थी, और उस व्यक्ति का नाम था फिडिपिडीज। जब एथेंस में एक उत्सव चल रहा था, तो उस उत्सव में यूनान के जिस सीमावर्ती क्षेत्र पर ईरानियों ने आक्रमण किया था, तो वहाँ से एक व्यक्ति भाग के अपने राज्य में सूचना देने के लिए दौड़ा था। और इस व्यक्ति ने 150 मील की दूरी मात्र 48 घंटे में पूरी की थी, और इसीलिए इस दौड़ को कहा जाता है मैराथन दौड़। तो ये मैराथन दौड़ भी इस मैराथन युद्ध से संबंधित मानी जाती है। इस युद्ध की बात करें तो एथेंस के यहाँ दो सेनानायक थे, जिसमें से एक सेनानायक का नाम था क्लीमेक्स। एक और फारस का दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट, और दूसरी ओर इनका एक सेनानायक था क्लीमेक्स, और दूसरा सेनानायक था मिल्टियाडीज। क्लीमेक्स और मिल्टियाडीज तो ये दो लोग थे, क्लीमेक्स और मिल्टियाडीज, और दोनों एथेंस के सेनानायक थे। इस युद्ध में दारा फर्स्ट की हार हो गई और ये दारा फर्स्ट मारा गया। तो इस मैराथन जो युद्ध हुआ था, इसमें जीत होती है एथेंस की। मैराथन युद्ध में जीत होने के बाद जो यूनान के अन्य राज्य थे, इन अन्य राज्यों ने जो यूनान के राज्य थे, इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन भी किया था, और ये सम्मेलन कोरिन्थ नामक स्थान पर आयोजित हुआ। और इस कोरिन्थ नामक जो एक सम्मेलन होता है, अखिल यूनानी सम्मेलन, इस अखिल यूनानी सम्मेलन में कुल 31 राज्यों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से ईरान के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जाए, किस प्रकार से ईरान जो यूनानी राज्य है वो एक साथ संगठन बनाकर इस युद्ध में भाग ले। तो ये एक संगठन बनाया गया था इस मैराथन युद्ध के बाद यूनान के राज्यों के द्वारा। इस मैराथन युद्ध में एथेंस की जीत हो जाती है, और उसके दो सेनानायक क्लीमेक्स और मिल्टियाडीज इस युद्ध में शामिल होते हैं। वहीं दूसरी ओर फारस या ईरान का शासक जो दारा फर्स्ट था, ये दारा फर्स्ट मारा जाता है। और इस मैराथन युद्ध में फिडिपिडीज नाम के एक धावक ने 150 मील की दूरी मात्र 48 घंटे में पूरी की थी, और यहीं से इस मैराथन दौड़ की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद अगर अपने आगे बात करें अन्य जो युद्ध होते हैं, मैराथन युद्ध, और मैराथन युद्ध में जब ईरानियों की हार हो गई, तो ईरानियों ने अपनी इस हार का बदला लेने के लिए एक दूसरा युद्ध भी लड़ा, और इस दूसरे युद्ध को कहा जाता है थर्मोपल्ली का युद्ध। दूसरा युद्ध होता है थर्मोपल्ली का युद्ध।
और ये युद्ध होता है 480 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में भी वही दो राज्य, एक तो ईरान या फारस, लेकिन इस बार ईरान का जो शासक था वो था जेरेक्सिस, और ईरान का जो सेनापति था उस सेनापति का नाम था मार्सी। दूसरी ओर जब कोरिन्थ सम्मेलन का आयोजन हो गया तो यूनानी राज्यों ने एक संगठन बना लिया, और इस संगठन में मुख्य रूप से दो राज्य थे, एक तो था स्पार्टा और दूसरा था एथेंस। और पूरा दोनों की बात करें तो ये दोनों यूनान राज्य का ईरान के साथ संघर्ष होता है। इस युद्ध में स्पार्टा की जो सेना थी वो थी स्थल सेना, और एथेंस की सेना थी जल सेना। स्पार्टा की स्थल सेना का जो नेतृत्व को किया था वो किया था राजा लियोनिडास ने, और एथेंस की जो जल सेना थी उसका नेतृत्व किया था यूरोबीडियास ने। हालांकि ये सेनापति स्पार्टा का था, लेकिन इस जल सेना में इसे एथेंस की जल सेना का नेतृत्व भी सौंपा गया था। और इस युद्ध में एक विश्वासघाती व्यक्ति था एपियाल्टीज, यूनान का एक विश्वासघाती व्यक्ति भी था जिसका नाम था एपियाल्टीज। जब यूनान की सेना या यूँ कहें कि स्पार्टा की स्थल सेना एक जगह पर इकट्ठी हुई थी, तब इस एपियाल्टीज ने विश्वासघात करते हुए फारस की सेना को इस सेना के पिछले दर्रे का पता बता दिया, और इस वजह से स्पार्टा की सेना और यहाँ का जो राजा था, राजा लियोनिडास, इस युद्ध में मारा गया, और इस युद्ध में ईरान की विजय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक विश्वासघाती था एपियाल्टीज। तो स्थल युद्ध में ये जो थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ था स्पार्टा के साथ स्थल युद्ध, और इन दोनों सेनाओं के मध्य एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है आर्टेमिजियम का युद्ध। आर्टेमिजियम का युद्ध, और यह युद्ध होता है जल युद्ध। सेम डे हुआ था, इसी दिन तो ये थर्मोपल्ली का युद्ध होता है, और इसी दिन आर्टेमिजियम का एक जल युद्ध हुआ था। और इस जल युद्ध में ईरान की जल सेना ने एथेंस की इस जल सेना को, जिसका सेनापति यूरोबीडियास था, इस स्थल सेना जल सेना को हरा दिया था। यानी थर्मोपल्ली के युद्ध में स्पार्टा की स्थल सेना हार गई, और आर्टेमिजियम के युद्ध में जल सेना भी हार गई। तो दोनों ही सेनाओं की इस थर्मोपल्ली और आर्टेमिजियम युद्ध में हार हुई थी। ये जो आर्टेमिजियम युद्ध है ये थर्मोपल्ली युद्ध का ही भाग माना जाता है, और इस युद्धों में एथेंस यानी यूनानी राज्यों की बुरी तरह से हार हो जाती है। इसके बाद अगला एक तीसरा युद्ध होता है, महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे कहा जाता है सेलेमिस का युद्ध। सेलेमिस का युद्ध तीसरा प्रमुख युद्ध होता है सेलेमिस का युद्ध, और ये युद्ध होता है 479 ईसा पूर्व में। पक्ष वही दो होंगे, एक तरफ ईरान, एक तरफ एथेंस। इस समय एथेंस का नेतृत्व कर रहा था थेमिस्टोक्लीज। और इस युद्ध में थेमिस्टोक्लीज के कुशल नेतृत्व में ये एक कुशल नेतृत्व भी कर रहा था, और इस युद्ध में ईरान की सेना की हार हो गई। मैराथन के युद्ध में यूनान की विजय होती है, थर्मोपल्ली के युद्ध में ईरान की विजय होती है, और तीसरे सेलेमिस के युद्ध में
यूनान की विजय होती है। तीनों की अलग अलग अपने लिख लेते हैं। सेलेमिस का युद्ध हो गया। इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है प्लेटिया का युद्ध। इसके बाद एक चौथा महत्वपूर्ण युद्ध है जिसका नाम है प्लेटिया का युद्ध। लड़ने वाले सेम वही है और प्लेटिया का युद्ध भी 479 ईसा पूर्व में लड़ा गया। पक्ष वही दो होंगे, एक तरफ ईरान और ईरान का सेनापति था मार्डोनियस, दूसरी ओर वही पक्ष, एक तरफ स्पार्टा और एथेंस की संयुक्त सेना। और इस युद्ध में ये जो ईरान का सेनापति था मार्डोनियस, ये मारा जाता है और इस चौथे युद्ध में भी यूनान की विजय हो गई। चारों युद्ध हो चुके हैं और इस युद्ध में ईरान की विजय होने के बाद एक अंतिम युद्ध फिर लड़ा जाता है। इस युद्ध में विजय होने के बाद इस प्लेटिया के युद्ध में जब ईरान का सेनापति मार्डोनियस मारा गया तो एथेंस और स्पार्टा ने इस ईरान क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ईरान पर अधिकार कर लिया था और इस युद्ध में भी यूनान की विजय हो जाती है। इस विजय के बाद एथेंस में परिवर्तन आता है और एथेंस में एक गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो ये चार प्रमुख युद्ध थे। पहला युद्ध था मैराथन का युद्ध, दूसरा थर्मोपल्ली, तीसरा इसी थर्मोपल्ली के युद्ध में एक छोटा सा युद्ध आर्टेमिजियम का युद्ध भी लड़ा गया था। तो ये भी इसी युद्ध का भाग था और इस युद्ध में भी ईरान विजयी हो जाता है। इसके बाद अगला युद्ध सेलेमिस का युद्ध और अंतिम युद्ध प्लेटिया का युद्ध। और प्लेटिया का युद्ध होने के बाद ये ईरान और जो यूनान के मध्य संघर्ष होता था, ये संघर्ष हमेशा के लिए एक बार समाप्त हो जाता है। तो इस युद्ध के बाद एथेंस में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे अपनी बात करें तो एथेंस में इस समय गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इस युद्ध के बाद एथेंस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। प्लेटिया का युद्ध अंतिम युद्ध था और इसके बाद एथेंस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। और गणतंत्र की स्थापना होने के बाद यूनान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और अब यूनान में आर्थिक विकास पर बल दिया जाने लगा। यूनान में आर्थिक विकास और इस विकास के लिए चाहे वो व्यापार वाणिज्य हो और इस व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो यूनान में एक व्यक्ति था थेमिस्टोक्लीज, जो कि एक कुशल सेनानायक भी था। और इसके नेतृत्व में एथेंस की जो सेना थी उस सेना ने युद्ध भी जीते थे। तो थेमिस्टोक्लीज का यहाँ पर एथेंस में एक अच्छा प्रभाव था और थेमिस्टोक्लीज के नेतृत्व में एक संघ बनाया गया, एक सभा बुलाई गई 478 ईसा पूर्व में। यहाँ यूनान का एक द्वीप था जिसका नाम था डेलोस द्वीप और इस डेलोस द्वीप पर यूनानी राज्यों की सभा बुलाई गई और इसी सभा में यूनानी राज्यों का मिलाकर एक संघ बनाया जाता है जिसे कहा जाता है डेलोस संघ। और इस डेलोस संघ में जिन राज्यों ने भाग लिया था और जो राज्य इस डेलोस संघ में शामिल हुए थे उन राज्यों ने यहाँ पर एक प्रतिज्ञा भी की थी। एक लोहे की कील को समुद्र में डाला गया और ये कहा गया कि जब तक ये कील तैर कर ऊपर नहीं आ जाती तब तक हम डेलोस संघ के जो सदस्य हैं वो अलग अलग नहीं होंगे।
और ये एक प्रतिज्ञा होने के बाद डेलोस संघ बन गया जिसमें यूनानी राज्य शामिल थे। लेकिन इस डेलोस संघ में स्पार्टा शामिल नहीं हुआ। स्पार्टा इस डेलोस संघ में शामिल नहीं हुआ और इसके बाद स्पार्टा में अपना एक अलग संघ बनाया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं स्पार्टा और एथेंस में भी आपसी मनमुटाव जरूर था और इस संघ एक अलग संघ बनाया गया जिसका नाम था पेलोपोनेशियन संघ। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि डेलोस संघ के विपरीत स्पार्टा में एक कौन सा संघ बनाया गया, तो वो था पेलोपोनेशियन संघ। और इस संघ के बाद यूनान में पेरिक्लीज का वर्चस्व स्थापित होता है। ये जब सारा काम हो गया इसके बाद यूनान में आता है पेरिक्लीज का युग। और ये पेरिक्लीज का युग 461 ईसा पूर्व से लेके 429 ईसा पूर्व तक चलता है। तो यूनान में पेरिक्लीज युग एक बहुत ही शानदार युग माना जाता है जिसमें एथेंस और स्पार्टा के आपस में भी संघर्ष होता है। और इस पेरिक्लीज युग में यूनान के राज्यों ने एक उन्नति प्राप्त की थी। तो यूनान की सभ्यता में अपनी कुछ युद्ध पड़ लिए थे ईरान और फारस, ईरान के साथ यूनानियों के जो युद्ध हुए थे। इसके बाद युद्धों के बाद एथेंस में गणतंत्र की स्थापना हुई और यूनानी राज्यों ने आर्थिक विकास पर बल देना शुरू कर दिया। इस आर्थिक विकास के लिए थेमिस्टोक्लीज के नेतृत्व में एक सभा बुलाई गई डेलोस द्वीप पर और इस सभा में यूनानी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे कहा गया डेलोस संघ। और इस डेलोस संघ में सभी यूनानी राज्य शामिल थे लेकिन स्पार्टा इसमें शामिल नहीं हुआ और स्पार्टा ने अपना एक अलग पेलोपोनेशियन संघ का निर्माण किया। और इसके बाद यूनान में शुरू होता है पेरिक्लीज का युग जो 461 ईसा पूर्व से लेकर 429 ईसा पूर्व तक चलता है। तो इससे आगे का विवरण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।